हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन हाउस लॉ क्लासेस। और हम लोग इफ यू रिमेम्बर समन्स के टॉपिक से हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो प्रोसेस होती है किसी व्यक्ति की अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए, तो जनरली क्या होता है कि मजिस्ट्रेट जो होता है दो तरीके के पैतरे इस्तेमाल करता है। समन्स केस में तो उसको समन देना होता है सामने वाले व्यक्ति को। वारंट केस में वो चाहे तो समन के थ्रू या चाहे तो किसी व्यक्ति का वारंट निकाल के उसको अपीयर करवा सकता है। ठीक है। तो समन्स के थ्रू में आपको रिक्वेस्ट की जाती है, जब समन्स निकलता है तो आपको रिक्वेस्ट की जाती है, बोला जाता है कि भाई आप आइए, कोर्ट में आइए, अपनी हाजिरी दीजिए। और जब समन्स में कोई व्यक्ति नहीं आता तो फिर वारंट निकलता है, और वारंट जब निकलता है तो वारंट में जो है बोला, वारंट में पुलिस को बोला जाता है कि जाइए और इनको ढूंढ के लेके आइए। ठीक है। तो टू अपीयर और टू ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, ये बस एक मेजर डिफरेंस है इसके बीच में, किसी को समन देना और किसी को वारंट देने के बीच में। अब इसके ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस जो है वो ऑलरेडी हम समन वाले पार्ट पे कवर कर चुके हैं। वही सिमिलर इसके ऑब्जेक्ट है, वही सिमिलर इसकी इम्पोर्टेंस है। सो हमको हमको जो आज डील करना है वो है वारंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट वारंट भी हम जिसको कहते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहता है ये। देखिए, हम जानते हैं कि अरेस्ट दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो अरेस्ट विथ वारंट, एक अरेस्ट विदाउट वारंट। जब कभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो सीआरपीसी ये कहता है कि पुलिस के पास पावर है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो। वहीं अरेस्ट विथ वारंट क्या होता है, जनरली जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं, इन ऑफेंसेस में पुलिस जो है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। उसे कोर्ट के पास जाना होता है, कोर्ट जो है ऑर्डर देता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का, तब जो है आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, आप यानी पुलिस। अन्यथा पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। तो अरेस्ट अरेस्ट जो है बेसिकली कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। अरेस्ट का बेसिक मीनिंग होता है एप्रीहेंड करना, किसी पर्सन का एप्रीहेंशन, किसी पर्सन को बंधक बनाना। ठीक है। और उसको बंधक कौन बनाएगा, जब कोई लीगल अथॉरिटी, कोई लीगल अथॉरिटी यानी कि पुलिस, पुलिस भी हो सकती है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो सकती है, किसी प्राइवेट पर्सन को भी यहाँ पे हमारे सीआरपीसी के अंदर राइट दे रखा है कि प्राइवेट पर्सन चाहे तो वो भी अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। तो अरेस्ट करना यानी कोई भी पर्सन जिसको लीगल अथॉरिटी है वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। और दूसरी भाषा में बोले तो किसी व्यक्ति को उसकी लिबर्टी से डिप्राइव करना, किसी व्यक्ति की जो लिबर्टी है, जो लिबर्टी का हमको राइट दिया रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर जो लिबर्टी का राइट दिया रखा है, उससे किसी व्यक्ति को डिप्राइव करना, यही अरेस्ट का रिजल्ट होता है। ठीक है। तो एक वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है भाई, एक एक जगह तो ये है कि आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, जहां पुलिस को ऐसा लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, ऐसी कंडीशन में। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है, तो वारंट ऑफ अरेस्ट एक तरीके का रिटर्न ऑर्डर होता है। वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो एक तरीके का रिटर्न ऑर्डर है। रिटर्न ऑर्डर यानी किसने ऑर्डर किया है, या मजिस्ट्रेट ने या कोर्ट ने। तो ऐसा रिटर्न ऑर्डर है जो कि इशू और साइन किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, और पुलिस ऑफिसर को एड्रेस किया जाता है, या किसी अदर पर्सन को जिसका नाम उस पे मेंशन होगा उसको एड्रेस किया जाता है, और उस व्यक्ति को जिसका नाम उसमें लिखा है या पुलिस वाले को कमांड किया जाएगा, बोला जाएगा कि आप अरेस्ट करके लाइए उस एक्यूज्ड पर्सन की बॉडी को,
जिसका नाम अरेस्ट वारंट पर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि हमारा नाम लिखा हुआ है, कि मान लीजिए बोला गया कि आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आप जो है मयंक तिवारी नाम का एक अपराधी है, उसके अगेंस्ट ये अरेस्ट वारंट निकाला जा रहा है, कृपया इसको ढूंढ के लाइए या फिर इसको हमारे सामने उपस्थित करिए। तो दिस इज वारंट ऑफ अरेस्ट इन बेसिक मीनिंग में, बेसिक सेंस में हम जानेंगे तो। क्योंकि एक अथॉरिटी जो है कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर को बोलेगा या किसी पर्सन को बोलेगा, ठीक है। उसके बाद उसको बोलेगा क्या, उसको बताएगा कि ये जो व्यक्ति है, इसके अगेंस्ट हम वारंट निकाल रहे हैं अरेस्ट करने का, आप इसको अरेस्ट करके, इस एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करके हमारे सामने लेकर आइए। अब देखिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है जहां पे आप किसी की अटेंडेंस को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं जहां पे आप, क्योंकि एक्यूज्ड के अगेंस्ट निकला, तो जहां पे आप एक्यूज्ड की अटेंडेंस को सिक्योर कर सकते हैं ट्रायल में, इसलिए अरेस्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए अरेस्ट किया जाता है। यदि अदर अल्टरनेटिव का इस्तेमाल कर लिया गया है, अदर अल्टरनेटिव का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, जो अदर अल्टरनेटिव है इसका अर्थ हो गया बेल। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एंटिसिपेटरी बेल ले ली हो, तो यदि किसी व्यक्ति के पास एंटिसिपेटरी बेल है, तो उस कंडीशन में उसको अरेस्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई अदर अल्टरनेटिव का इस्तेमाल कर लिया गया तो फिर अरेस्ट के प्रोविजन से डील करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अरेस्ट जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कर लिया जाता है। सीआरपीसी कहता है कि भाई आपने मान लीजिए कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, अब पुलिस वाला आपका नाम पूछ रहा है, करेक्ट, आप अपना नाम बताइए, अपना एड्रेस बताइए, लेकिन आप वो बता नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। इसका डिटेल्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए दो टाइप होते हैं अरेस्ट के, इन परसुएंस ऑफ वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट, या तो जो मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया है उसके तहत, और या फिर बिना उस वारंट के तहत। दोनों चीज सीआरपीसी के अंदर दे रखी हैं। अभी देखिए किसी व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट निकालना है कि नहीं निकालना है, कैसे डिसाइड किया जाता है। देखो एक तरीके से तो ये सोशल इंटरेस्ट को बैलेंस करता है। अब दूसरा देखो ये सोचता है, जब भी कोर्ट किसी के अगेंस्ट वारंट निकालता है तो ये सोचता है कि कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। यदि कोर्ट यदि कोर्ट ने उसको समन भेजा, समन भेजने पर वो व्यक्ति आया नहीं, जब समन भेजने पर वो व्यक्ति नहीं आया तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि शायद ये फरार हो जाए, शायद ये उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट वारंट निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ जज जो है इम्पार्शियली और जुडिशियसली जो है एक्सरसाइज करता है अपने डिस्क्रिशन को। जज को ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो अरेस्ट वारंट निकाल सकता है, चाहे तो ना निकाले। मान लीजिए यदि जज को लगता है कि यदि कोई अपराधी है वो बाहर घूमता रहा, तो ऐसी कंडीशन में वो उन गवाहों को, उन एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, या जो लोग एक्विंटेड है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से किसी केस के, तो शायद ये उसको, उन लोगों को कोई प्रॉमिस कर दे, किसी तरीके का थ्रेट दे दे। तो इस चीज को भी प्रिवेंट करने के लिए जो है कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाल देता है। अब सेक्शन 70 जो है, प्रोविजन क्या कहते हैं सीआरपीसी के वारंट के बारे में देखते हैं। सेक्शन 70 कहता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो देखिए क्या फॉर्म होता है, किस तरीके से जो है वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्म बनाया जाता है, क्या एक प्रोफार्मा रहता है। तो देखो कोर्ट उस चीज को इशू करता है इन राइटिंग,
कोर्ट राइटिंग में उसको इशू करेगा वारंट को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होंगे वो साइन करेंगे। और इट शैल, मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोर्ट का सील लगना इसमें जरूरी है। ठीक है, कोर्ट की सील लगना इसमें जरूरी है। सेक्शन 70 ये नहीं बताता कि ये बिलेबल वारंट है कि नॉन बिलेबल वारंट है। वो केवल बताता है इट इज अ वारंट ऑफ अरेस्ट। ये अरेस्ट का वारंट है। वो ये नहीं बताता कि बिलेबल वारंट है या नॉन बिलेबल वारंट है। हर एक वारंट का एक ड्यूरेशन होता है। तो कोई भी वारंट दो कंडीशन तक जो है इनफोर्स रहता है। जब तक उसको कोर्ट के द्वारा कैंसल ना कर दिया जाए या फिर उसको एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए। मान लीजिए कि हमारे अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट निकला, तो यदि पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट कर लेगा तो वो वारंट का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा। या फिर कोर्ट ने खुद उस वारंट को कैंसल कर दिया हो तो फिर उस वारंट का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। एक वैलिड वारंट के अंदर क्या-क्या चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो आपके सेक्शन 70 में बताया गया है, क्या-क्या कंटेंट्स होते हैं। या फिर आप फॉर्म 2 जो है सेकंड शेड्यूल का, जहाँ पे बहुत सारे फॉर्म दे रखे हैं, उसी सेकंड शेड्यूल के फॉर्म 2 में सेकंड नंबर के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हालांकि हम ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, पर फिर से हम देख लेते हैं। वारंट जो हमेशा राइटिंग में रहेगा, उस पर्सन का नाम और डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा जिसको अरेस्ट करना है। फिर उसका नेम और डेजिग्नेशन लिखा रहेगा उस पर्सन का जो उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाने जाएगा। क्या उस व्यक्ति ने अपराध किया है, ऑफेंसेस किया है, वो लिखा रहेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे और कोर्ट के द्वारा उसको सील किया जाएगा। सेक्शन 71 डील करता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। मतलब जहां पे किसी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकलेगा तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी भी ली जा सकती है। तो उस सिक्योरिटी को लेने का पावर जो है, उसका डायरेक्शन देने का पावर जो है, वो कोर्ट के पास है। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है। डिस्क्रिशनरी कोर्ट चाहे तो स्पेसिफाई कर सकता है कि भाई कितनी सिक्योरिटी ली जानी है उस पर्सन से जब उसके अरेस्ट से उसको रिलीज किया जाएगा। ठीक है, उस चीज को भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है कि जब उसके वारंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके अरेस्ट को रिलीज किया जाएगा तो उस समय उससे कितनी सिक्योरिटी लेना है वो भी कोर्ट वहां पे डिसाइड कर सकता है। और कितना अमाउंट लिया जाएगा वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे है। कोर्ट को मर्जी पड़ेगी, कोर्ट उतना अमाउंट उससे रखवा सकता है। फिर जिस ऑफिसर को जिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया गया है वही ऑफिसर सिक्योरिटी भी लेगा और उस पर्सन को कस्टडी से रिलीज करेगा। जो ये डायरेक्शन है किसी पर्सन को रिलीज करने का, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, जब वारंट को एग्जीक्यूट करवा लिया जाता है तब उस समय सिक्योरिटी लेके किसी पर्सन को रिलीज करने के जो डायरेक्शन है वो वारंट में ही जो है, जो इंडोर्समेंट किया जाएगा वारंट के अंदर उसमें ही वो सारी चीजें लिखी होंगी। ऐसे इंडोर्समेंट को भी जो है कोर्ट ही इशू करता है और उसके अंदर फॉलोइंग चीजें आती हैं। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, कितनी सिक्योरिटी लेना है। द अमाउंट इन विच श्योरिटीज एंड अदर पर्सन अरेस्टेड आर बाउंड, कितनी श्योरिटी के अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट लगेगा जिससे श्योरिटी और जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसको बाउंड कर दिया जाए। और द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और उसमें वो टाइम भी लिखा रहेगा कि उसको कब दोबारा कोर्ट को अटेंड करना है। सेक्शन 72 हमारा डील करता है वारंट टू हुम डायरेक्टेड, कि भाई वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा।
तो आप ये ना सोच, इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अभी तो हम देख रहे थे कि वारंट तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट ही निकाला जा सकता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि को वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कौन जाके उसको एग्जीक्यूट करवाने वाला है, या हम किसको बोलेंगे वारंट, मतलब किसको कोर्ट डायरेक्ट करेगा वारंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो जो अरेस्ट का वारंट है वो एक या ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया जा सकता है, या किसी अदर पर्सन को भी डायरेक्ट किया जा सकता है। तो जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो किसी अदर पर्सन को, पुलिस ऑफिसर को छोड़ के किसी अदर पर्सन को केवल ओनली व्हेन, केवल तब ही डायरेक्ट किया जाएगा जब उसके एग्जीक्यूशन की जरूरत तुरंत में हो। मतलब जब उस वारंट को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करवाने की आवश्यकता हो तभी जो है अरेस्ट वारंट डायरेक्ट किया जाएगा किसी अदर पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर नहीं है। और या फिर ऐसी कंडीशन हो जहां पे पुलिस ऑफिसर जो है इमीडिएटली अवेलेबल ना हो, तुरंत में पुलिस ऑफिसर अवेलेबल ना हो। उन्हीं दो कंडीशन में किसी अदर पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है वारंट के लिए, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। फिर जब वारंट, अरेस्ट वारंट जब डायरेक्ट किया जाता है मोर ऑफिसर्स को, ठीक है, ज्यादा ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया जाता है, या एक से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट किया जाता है, तो उसको सारे लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक कर सकता है, या उनमें से एक से ज्यादा लोग भी उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, 73 कहता है कि वारंट जो है किसी भी पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है। तो जो पावर दे रखा है 73 के अंदर, उसको सीजेएम और जेएमएफसी दो लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं। फिर इसका स्कोप कितना है, तो भाई ये पावर जो है इसको यूज किया जाता है किसी पर्सन को डायरेक्ट करने के लिए जो कि लोकल जुरिस्डिक्शन में है, ताकि वो अरेस्ट कर सके इन फॉलोइंग पर्सन को, ऐसे ऑफेंडर्स, मतलब ऐसे आरोपी जो भाग चुके हैं, ठीक है, या ऐसे लोग जिनको फरार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, एस्केप्ड कन्विक्ट का मतलब होता है कि जो लोग, जिनको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है और वो उसके बाद वो सजा ना करने के बदले जेल से भाग गए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए जो। फिर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए एक पर्सन एक्यूज्ड है, और या फिर जो अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों के अगेंस्ट जो है किसी भी पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है कि वो जाके इनको अरेस्ट करके लाए। अब जब भी कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट का इस्तेमाल करेगा या किसी के अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगा, तो वो ये देखेगा कि क्या वाकई वहां पे फैक्ट और सरकमस्टांसेस ये बताते हैं कि बहुत नेसेसिटी है किसी के अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करने की। तो कोर्ट को जो है फैक्ट को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, प्रॉपरली देखना पड़ेगा, तभी वो जो है किसी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करेगा। एक केस आया था दीप्ति रंजन पारिदा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में ये हुआ था कि जब रिकॉर्ड जो है ये प्रूव नहीं कर पाते कि एक्यूज जो है अरेस्ट होने से बचना चाहता था, तो ऐसी कंडीशन में जो नॉन बेलेबल वारंट उसके अगेंस्ट निकाला गया था बिना किसी रीजन को असाइन करे, वो सस्टेनेबल नहीं है। सेक्शन 74 डील करता है वारंट को जब डायरेक्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर को। तो 74 बताते हैं केवल पुलिस ऑफिसर जो है वही कॉम्पिटेंट होता है वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, तो वो बेसिकली ये बताता है, मान लीजिए कि एक ऑफिसर इंचार्ज को बोला गया वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑफिसर इंचार्ज अवेलेबल नहीं, तो वो अपने सबॉर्डिनेट से भी जो है इंडोर्समेंट करवा के, मतलब कि सुपीरियर ऑफिसर इंडोर्समेंट करता है और अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर डायरेक्ट करता है कि वो जाके अरेस्ट कर ले। ठीक है, जहां पे मान लीजिए कोई इंडोर्समेंट नहीं किया गया और यदि कोई
दूसरा पुलिस ऑफिसर जाके अरेस्ट कर लेता है एक्यूज्ड को, तो ऐसे अरेस्ट को लीगल अरेस्ट नहीं मानेंगे। अब दो सेक्शन 75 जो है, इट इज नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। तो सेक्शन 75 पुलिस ऑफिसर और अनदर पर्सन, मतलब जिसको भी वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया, उस पर अप्लाई होता है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि दैट सच पर्सन मस्ट हैव द कॉपी ऑफ वारंट इन हिज पोजीशन, कि जो पर्सन है उस पर्सन के पास वारंट की कॉपी होनी चाहिए उसके पोजीशन में। ठीक है। फिर जो व्यक्ति जाएगा एग्जीक्यूट करवाने के लिए, वो वारंट के कंटेंट्स एक्सप्लेन करेगा। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको उसके कंटेंट्स बताएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं। साथ ही साथ यदि वो बोलता है कि लाइए मैं देखूं, मैं पढूं तो सही, तो एक्यूज्ड को दे देगा, या जिसके अगेंस्ट वारंट निकले का उसको दे देगा, और वो खुद पढ़ लेगा। ठीक है। तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रीड करने की। हमारा सेक्शन 76 जो है, वो ये कहता है कि यदि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो बिना डिले करे उसको कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। तो जैसे ही एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसके वारंट को एग्जीक्यूट करते हुए, तो उस व्यक्ति को विद इन 24 आवर्स आपको कोर्ट के सामने, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। हाउएवर, इसके अंदर जो है, जो जर्नी टाइम है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए जितना समय लगा वो इंक्लूड नहीं होगा। और देयर शुड नॉट बी एनी अनरीजनेबल एंड अननेसेसरी डिले इन प्रोडक्शन ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट। किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कोई भी अननेसेसरी डिले नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने मौजूद करने में। सेक्शन 77 बताता है वेयर अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड। एक वारंट ऑफ अरेस्ट को कहाँ एग्जीक्यूट करवाने जाना चाहिए? तो एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो है, वो इंडिया के किसी भी प्लेस में एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। अरेस्ट वारंट कहीं पे भी जो है करवाया जा सकता है। Execution of warrant is not restricted to the local limits of the jurisdiction of the magistrate issuing the warrant। तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, क्योंकि देखो कहीं पे भी करवा सकते हैं, तो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। देवी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस हुआ था। उसमें बोला था कि सेक्शन 77 जो है इंक्लूड्स प्लेस इनसाइड अ जेल। सेक्शन 77 के अंदर जो है जेल भी आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने यहाँ पे अपराध किया हो, उसके अगेंस्ट जो है चार्ज लगने हो, या उसको बुलाया जा रहा हो वारंट पे, तो जेल के अंदर भी उसके वारंट को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। तो यही बात देवी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बताई गई। एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट आउटसाइड लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की लोकल लिमिट के बाहर जब वारंट जो है उसको एग्जीक्यूट करवाने की बात यहाँ पे बताई गई है। तो जो भी वारंट जो है अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर फॉरवर्ड किए जाते हैं, उनका क्या होता है? Instead of directing the warrant to a police, such warrant must be forwarded to the authorities within the local limit of whose jurisdiction it is to be executed। तो जब मान लीजिए कोई चीज बॉम्बे में एग्जीक्यूट होना है और हम दिल्ली में रहते हैं, तो वहां पे डायरेक्शन दिए जाएंगे। हम जब हमारा व्यक्ति जो जाएगा बॉम्बे, और बॉम्बे जाके जो है वो जो तहकीकात करने वाला है, तो उस चीज के लिए हम जो है उस चीज मतलब वो वारंट जो है वो उस लोकल लिमिट की पुलिस को, या जिस जुरिस्डिक्शन में वारंट एग्जीक्यूट होना है वहां पे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। पोस्ट के माध्यम से जो है वारंट को इन लोगों के द्वारा फॉरवर्ड किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी, कमिश्नर। द कोर्ट फॉरवर्डिंग द वारंट टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल jurisdiction shall also forwarding the following। जो कोर्ट जो वारंट को फॉरवर्ड करता है, जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन का मैटर होता है, तो वो उसके साथ में ये चीजें भी जो है फॉरवर्ड करेगा। सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जस्टिफाइंग इन द अरेस्ट। जो भी इंफॉर्मेशन
जो है जो अरेस्ट को जस्टिफाई करती हो, तो वो सारे सब्सटेंसेस और जितने भी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी जो है वो फॉरवर्ड करवा देगा। सेक्शन 79 डील करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। जब पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है कि वो इस वारंट को या इस अरेस्ट वारंट का एग्जीक्यूशन जो है वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन जाके करिए कर सकते हैं। ठीक है। तो जो ऐसा पुलिस ऑफिसर होता है जिसको अ, ऐसा कोई रोल दिया गया हो, तो ऐसा पुलिस ऑफिसर जो है इंडोर्समेंट लेगा किसके, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के या फिर पुलिस ऑफिसर के। पुलिस ऑफिसर कैसा होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इंचार्ज, मतलब ऑफिसर इंचार्ज की रैंक का वो व्यक्ति होना चाहिए। इंडोर्समेंट यानी क्या, सेक्शन 79 का 2 जो है contemplates obtaining of endorsement by police officer from the magistrate or the police officer mentioned in 79 का फर्स्ट। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये बता रहा है कि इंडोर्समेंट का अर्थ वो होता है कि जो जब इंडोर्समेंट पुलिस ऑफिसर जो है मजिस्ट्रेट से इंडोर्स करवा के लाता है कोई चीज, या जो 79 के फर्स्ट में दे रखी है उसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं। इंडोर्समेंट बेसिकली साइन करना, या बेसिकली क्या प्रोग्राम है उस चीज को लिखना और उसमें साइन कर देना, इंडोर्स कर देना। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में ये कहते हैं। थर्ड वाला क्या, ऑथराइज करता है पुलिस ऑफिसर को टू गिव अ गो बाय टू द प्रोसीजर कंप्लीट कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 79(1) इन द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, कि जो प्रोसीजर कंटेम्पलेट किया जा रहा है 79 के फर्स्ट में, फॉलोइंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए 79 का थर्ड जो पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करता है। ठीक है, क्या कंडीशन है, ऑब्टेनिंग सच इंडोर्समेंट वुड प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट by virtue of delay which is likely to occur while obtaining such information। कि भाई उस इंफॉर्मेशन उस इंडोर्समेंट को ऑब्टेन करने के बाद जो है प्रिवेंट किया जा सकता है किसी वारंट के एग्जीक्यूशन को, यदि डिले से उसको किया जाता है तो। ठीक है। फिर 80 में जो है प्रोसीजर दे रखा है, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इज इशू। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है उसके अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा। तो जब कोई पर्सन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट में जब इशू हो जाता है तो उसको, और आउटसाइड में, ठीक है, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर यदि कोई व्यक्ति ऐसा अरेस्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, कमिश्नर, ये तीनों में से किसी के पास भी जो है लेके जा सकते हैं। फिर एक्सेप्शन क्या है, केसेस वेयर द पर्सन arrested can be brought before the court who has issued the warrant of arrest। मतलब कि जहाँ पे जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है और कोर्ट के सामने लाया जा रहा है, हु हैज इशूड द वारंट ऑफ अरेस्ट, उस कोर्ट के सामने लाया जा रहा है जिसने इशू किया हो वारंट ऑफ अरेस्ट को। ठीक है, तो सच कोर्ट, यदि वो कोर्ट 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, प्लेस ऑफ अरेस्ट के 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, तब फिर पहले वहां लेके जाएंगे, अदरवाइज जो हमारा जुरिस्डिक्शन है वहां लेके आएंगे। फिर सच कोर्ट इज नियरर देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर। जब ऐसा कोर्ट जो है, मतलब उस घटना स्थल से, या मतलब वहां से जो कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के कोर्ट से ज्यादा करीब हो। ठीक है, या इनका जो ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के जो ऑफिस हैं, यदि उन ऑफिस से पहले या ज्यादा नियर में कोई कोर्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है इसको उसको भी जो है एक्सेप्शन माना जाएगा। ठीक है, कि मतलब उसी कोर्ट के पास लेके चले जाएंगे। और सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71 के हिसाब से जो है सिक्योरिटी को रखा जाए।
मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करवाने के बाद उस व्यक्ति को लेके आया गया, इस कंडीशन में क्या होगा? तो जनरल प्रोसीजर क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी या कमिश्नर होते हैं, वो प्राइमा फेसी जो है सबसे पहले सेटिस्फाई करते हैं कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है क्या ये वही पर्सन है जिसका नाम मेंशन है। फिर जिस he must direct his removal in custody of such court who has issued warrant of arrest for जिसको भी फर्स्ट टाइम जो है जिसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है, ठीक है, तो वहां पे ये भी डायरेक्ट किया जाएगा कि उसको कस्टडी से कब रिमूव किया जाना है। ठीक, प्रोसीजर क्या होगी अवेलेबल ऑफेंस में? फॉलोइंग कंडीशन जो है उसको फॉलो किया जाता है। अरेस्टेड पर्सन इज विलिंग टू गिव बेल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा, कि जो पर्सन जिसने अरेस्ट किया है क्या वो बेल देने के लिए सेटिस्फाइड है मजिस्ट्रेट को कि नहीं, या फिर क्या वो सिक्योरिटी कंटेम्पलेट करेगा या नहीं। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा जो होते हैं वो उसकी बेल या सिक्योरिटी या बॉन्ड जो भी होता है उसको फॉरवर्ड करते हैं और वही कोर्ट करता है जिसने वारंट इशू किया था। प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि सीजेएम या सेशन जज होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जहाँ पे अरेस्ट जो है इन विच अरेस्ट इज मेड में रिलीज, जहाँ पे अरेस्ट की गई है नॉन बेलेबल, मान लीजिए अरेस्ट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में वो सीजेएम या सेशन जज जो है वो रिलीज कर सकता है अरेस्टेड पर्सन को बेल देके। ठीक है, टाइम और हार्डशिप को बचाने के लिए ही जो है इस सेक्शन को लाया गया था, या इस ऑब्जेक्टिव से ही लाया गया था। स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेस विकास यादव जो है वो क्या बोलता है कि जो 81 का प्रोविजन है अंडर 81 टू पोस्ट अरेस्ट बेल एंड नॉट प्री अरेस्ट बेल, इसमें जो है पोस्ट अरेस्ट बेल है, अरेस्ट होने के बाद बेल की जाएगी, ठीक है, प्री अरेस्ट नहीं है। दिस पावर इज नॉट अवेलेबल बिफोर द जज व्हाइल कंसीडरिंग प्री अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 438, यदि 430 के अंदर आपको बेल दे दिया है उसने प्री अरेस्ट, तो उस कंडीशन में फिर जो है जज इसको कंसीडर नहीं करेगा, अन्यथा जज जो है इस चीज को कंसीडर करेगा।